बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम फिज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को उसके एमसीक्यूज़ के साथ विद रीज़न डिस्कस करेंगे, जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। हम उन एमसीक्यूज़ को उनकी रीज़न के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो वो चैप्टर है ऑसिलेशंस। Okay, let's start from the first MCQ. First MCQ is in vibratory motion. Vibratory motion के अंदर कौन सी कंडीशन ओबे होती है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक या टोटल एनर्जी? तो इसका आंसर टोटल एनर्जी होगा, क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन पर है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट इज द वेव फॉर्म ऑफ SHM इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव फॉर्म है वो कौन सी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेव फॉर्म बनाएं तो टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो बार बार ऑसिलेट कर रहा होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ये जो वेव फॉर्म है, अगर हम इसको रिलेट करें तो ये एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, या जिसको हम साइन वेव भी कहते हैं। So the waveform of simple harmonic motion is sine wave. SI unit of frequency is very simple. Frequency is the number of vibrations in 1 second, और इसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो हर्ट्स होता है, या इसको हम पर सेकेंड भी कहते हैं। Next is in simple harmonic motion the velocity of a projectile is maximum at. प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? तो जो मीन पोजीशन होती है जब भी बॉडी, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान में ऑसिलेट कर रहा होता है, और इसकी जो सेंटर वाली पोजीशन होती है उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। तो जब भी पेंडुलम सेंटर की तरफ आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जो मीन पोजीशन होता है वहां पर उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों मिनिमम होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज। इसके लिए जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो x है इट इज द डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो हम इसके लिए इस तरह से एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। So it is directly proportional to the square of amplitude, क्योंकि k जो है वो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम जो नेम है वो भी टाइम पीरियड के लिहाज से होता है। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ये सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन भी है। द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, यहां से हम टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज करेंगे। t इज इक्वल टू होता है 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर जी। हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा लेफ्ट साइड पे t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर जी। इफ वी वांट टू फाइंड l देन इट बिकम्स g इंटू टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, g की जगह 9.8 और t स्क्वायर जो है इट बिकम्स 2 स्क्वायर ओवर 4 इंटू पाई स्क्वायर की जगह 3.14 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 से कैंसिल और 9.8 को हम 3.14 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.993। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली, दिस वैल्यू इज इन मीटर्स। अगर हम इस वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 99.3 सेंटीमीटर। If length of a second pendulum becomes 4 times, then its time period will be. अगर एक जो है
लेंथ उसकी 4 टाइम्स हो जाए। टाइम पीरियड फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। लेंथ इज 4 टाइम्स, 4 l कर देंगे इसको तो न्यू टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g। 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अगर हम इस वेट को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, तो इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है जो थीटा के साथ है, जैसे ए एक्स होता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ए को जब हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो जो कंपोनेंट थीटा के अलोंग होता है दैट इज ए एक्स, और जो थीटा के सामने होता है वो ए वाई। तो इसी तरह हम इसे कह सकते हैं mg x या mg cos थीटा, और इस कंपोनेंट को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो ये वो कंपोनेंट होता है जो इस पेंडुलम को सेंटर की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ लेकर आ रहा होता है, क्योंकि जो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो कैंसिल हो जाता है t के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ जो mg sin थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेंडुलम को सेंटर की तरफ लेकर आने में। सो दिस विल बी द आंसर। कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज, वी ऑलरेडी नो दैट सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम यूज कर लेंगे f इज इक्वल टू 1 ओवर t and it becomes 1 by 2 and it becomes 0.5 hertz. So this will be the answer. Okay, simple harmonic motion is a type of, simple harmonic motion is a type of vibratory motion because इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, लेकिन इसके लिए फिर एक कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज आइडेंटिकल टू, फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला होता है k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस टेंशन भी यही चीज होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ या फोर्स पर यूनिट सरफेस। तो सेम यूनिट होता है दोनों का, और दोनों का जो यूनिट बनता है दैट इज न्यूटन पर मीटर। सो इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम होगा, वी कैन से दैट फोर्स कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो सरफेस टेंशन का है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव बिकम्स डबल, जब भी किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल होता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर। एम्पलीट्यूड उसने कहा है डबल हो जाएगा, न्यू एम्पलीट्यूड इज 2 टाइम्स, तो न्यू एनर्जी क्या बन जाएगी, न्यू एनर्जी विल बिकम 1/2 इंटू k इंटू 2x नॉट स्क्वायर। 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/2 k x नॉट स्क्वायर। So it becomes, energy becomes 4 times of its original value, 4 times. Okay, next is a simple pendulum suspended from the ceiling of lift, has time period t. When the lift is at rest, the time period becomes. तो जब भी लिफ्ट के अंदर सिंपल पेंडुलम होगा तो उसके लिए उसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। जाहिर है यहाँ पर हम किसी, अब पेंडुलम जो है वो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है तो उसके लिए उसी का हम एक्सेलरेशन यूज करेंगे। तो जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होगी तो रेस्ट के केस में इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, 0, बिकॉज वो एक्सेलरेट नहीं हो रही होगी। और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इट बिकम्स इनफाइनाइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट। द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, तो एनर्जी जो है टोटल एनर्जी वो हमेशा मैक्सिमम ही रहती है। फर्क ये है कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल है वो अलग अलग जगहों पर मैक्सिमम होती है। टोटल एनर्जी रिमेन्स मैक्सिमम एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मीन पर कांस्टेंट रहती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पर कांस्टेंट रहती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात की हुई है, तो इसका आंसर ऑल पोजीशंस ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट वी ऑलरेडी नो दैट t इज इक्वल टू होता है 1 ओवर एफ के, तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करें यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, f इंटू 1 ओवर एफ, इट बिकम्स 1, सो द प्रोडक्ट इज 1।
ओके जी, एक एमसीक्यू है, इसमें है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब पूछा ये हुआ है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को हम चेंज कर दें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी कर दें, तो इसमें फेज कांस्टेंट या फेज डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए देखें, एक्स नॉट अगर हम साइन थीटा के अंदर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लें, यानी ओमेगा टी में अगर हम 90 डिग्री प्लस कर दें, तो उसकी वजह से जो साइन है वो चेंज हो जाता है कॉस में। सो इट मीन्स कि अगर हम इसके अंदर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट ले आए, तो ये साइन थीटा जो है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कॉस के अंदर। सो द आंसर विल बी 90। Okay, forward displacement, the potential energy becomes 1/4 of its maximum value. तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि potential energy 1/4 कब होगी of its maximum value का। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक अगर हम किसी भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऑब्जर्व करें, जैसे अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग के लिए ऑब्जर्व करें, तो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। सो हम यहाँ कंडीशन लिख सकते हैं 1/2 kx स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 kx नॉट स्क्वायर। तो ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, k विल बी कैंसिल आउट विद k, और यहाँ पे x नॉट स्क्वायर जो है अगर हम इसको देखें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, या अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये x इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट बाय 2। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कंडीशन पूरी हो रही होगी वो सेकंड ऑप्शन होगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2। ओके, दिस एमसीक्यू इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंसेस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब है कि कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम कब तक ऑसिलेट करता रहता है, और ये शार्पनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है विद द डैम्पिंग फोर्स। और उसकी रीज़न ये होती है कि डैम्पिंग की वजह से जो ऑसिलेशन है उसके अंदर रिडक्शन आती है। तो जब तक जितनी ज़्यादा ऑसिलेशन में रिडक्शन होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है, उतनी शार्पनेस जो है वो कम होती है। सो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। Which one does not work according to resonance? इनमें से कौन सा रेजोनेंस के लिहाज से वर्क नहीं कर रहा होता। अगर हम टीवी और रेडियो की एग्जांपल लें तो इनके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हो रही होती है, और माइक्रोवेव के अंदर लें तो इनमें भी ईएम वेव जनरेट हो रही होती हैं, और उसके लिहाज से रेजोनेंस जो है वो जनरेट हो रही होती है, जबकि बल्ब के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं हो रही होती। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, ये अभी हम कर चुके हैं कि जब पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो जो फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है दैट इज mg sin थीटा। सो वी कैन से दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। फेज ऑफ SHM डिस्क्राइब। फेज क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आमतौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी जाती है दैट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और फेज जो है यहाँ पे जो फाई है इट शोज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन। ये भी शो कर रहा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और ये डायरेक्शन भी शो कर रहा होता है कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या किस डायरेक्शन में जो बॉडी है वो मूव कर रही है। नेक्स्ट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जब पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होता है तो उस टाइम जो एक्सटर्नल फोर्स होती है आमतौर पे दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। तो जब ये ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म होता है तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है उसकी लेंथ पर। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किसके अंदर ऑब्जर्व होती है, तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो है वो रेडियो के अंदर ऑब्जर्व होती है, क्योंकि रेडियो के अंदर जो है एक रिसीविंग सर्किट होता है और दूसरा ट्रांसमिटिंग सर्किट होता है जो स्टेशंस के ऊपर होता है, और इन दोनों की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। इन दोनों को आपस में मैच करवाया जाता है, और इनके मैच करने से इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस। तो रेडियो के अंदर आमतौर पे हर चैनल को सुनने के लिए एक खास स्टेशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम ट्यूनिंग करके अपने रेडियो सेट में उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो है उसके अंदर ऑब्जर्व होती है।
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वन वाइब्रेशन इज इक्वल टू, देखें जब सिंपल पेंडुलम में अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर हम देखें तो एक पेंडुलम का अगर एम्पलीट्यूड a है तो उसके लिए वो 4 टाइम्स इस डिस्टेंस को कवर करे, क्योंकि जाते वक्त वो 2 बार इस डिस्टेंस को कवर करेगा और वापस आते वक्त भी 2 बार करेगा। सो द टोटल डिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM इज मैक्सिमम, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो क्या होगा? ओके, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की मीन पोजीशन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। एट दिस पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट शोज दैट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो जीरो होगी। ठीक है, restoring force is zero. Or according to Newton's second law of motion, F is equal to ma, force is directly proportional to acceleration, so acceleration will also be zero. So इस तरह यहाँ पर होगा all potential energy, acceleration and restoring force are zero. In damped harmonic oscillation, which one decreases? Damped harmonic oscillation के लिए कौन सी चीज डिक्रीज होगी? तो इसका जो आंसर है वो एम्पलीट्यूड एज वेल एज एनर्जी होगा, क्योंकि डैम्पिंग इज द इफेक्ट, डैम्पिंग फोर्स वो होती है जो मोशन को अपोज कर रही होती है जब भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है। सो इट अपोजेस द मोशन। सो हम कहते हैं कि जब ये मोशन को अपोज कर रही है तो दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है और उसकी जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही होगी। फोर्स्ड वाइब्रेशंस आर नोन एज, फोर्स्ड वाइब्रेशंस को हम ड्राइवन हार्मोनिक वाइब्रेशन भी कहते हैं, which are due to any external force। जब भी किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम फोर्स्ड वाइब्रेशंस कहते हैं। ठीक है, और इनको हम ड्राइवन वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इफ x is equal to a sin omega t plus pi by 6 and x is equal to a cos omega t plus, ये एक वैल्यू गिवन है x के लिए ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। ठीक है, और दूसरी वैल्यू गिवन है x डैश, दिस इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। इनके दरमियान में फेज डिफरेंस पूछा हुआ है। फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले हम इसको साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में चेंज करने के लिए मैंने अभी बताया था कि हम जब साइन एंगल के अंदर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेकर आते हैं तो वो इक्वल हो जाता है कॉस के। तो इसका मतलब है इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम साइन में चेंज करें तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर देंगे। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो इन दोनों में साइन है, फर्क कहाँ आ रहा है? एंगल में डिफरेंस आ रहा है, और जहां पर एंगल में डिफरेंस आ रहा है वो एक में पाई बाय 6 है और एक में पाई बाय 2 है। तो इनमें हम फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, एलसीएम आ जाएगा 6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस पाई, इट बिकम्स 2 पाई बाय 6, या इसे हम कह सकते हैं पाई बाय 3। पाई बाय 3 को अगर हम डिग्री, वैसे पाई बाय 3 आंसर होगा, हम डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए 180 बाय पाई से। सो द फेज डिफरेंस इज पाई बाय 3। एट मरी हिल्स assume the value of g changes if we use a simple pendulum as time standard then 1 second duration will। देखें, जब हम हिल्स पर जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो g की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। माउंटेन्स पर जाने के साथ साथ g की वैल्यू में चेंज आता है, क्योंकि g की वैल्यू होती है GME ओवर r प्लस एच स्क्वायर। जब हम हाइट पर जाते हैं तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ये बढ़ती है, और इस वैल्यू के बढ़ने की वजह से जो g की वैल्यू है वो कम होती है। लेकिन जब g कम होगा तो अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला देखें t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g, तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि g के कम होने से टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज इनवर्सली रिलेटेड विद स्क्वायर रूट ऑफ g। ओके, दिस MCQ इज द वेलोसिटी ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज मैक्सिमम एट। अगर हम मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग की एग्जांपल लें तो दो पोजीशंस जिनके दरमियान मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा होता है, एक मीन पोजीशन और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्योंकि बॉडी जब सेंटर की तरफ आ रही होती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, तो इसलिए मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी।
कि जी यहाँ पे कंडीशन पूछी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब इक्वल होंगे। हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और उसके लिए क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड गिवन है ए, तो फार्मूला यूज होगा 1/2 के एक्स स्क्र शुड बी इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्र, के एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर एक्स नॉट। ये जो एक्स नॉट है इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, और एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और के जो है ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्र माइनस 1/2 के एक्स स्क्र। एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे इसे हम राइट पर है, इसे हम लेफ्ट पर ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगी, वहां पर प्लस हो रही है, यहाँ पर आके ये ऐड हो जाएगी, और ये बन जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्र। 1/2 प्लस 1/2 ये बन जाएगा के एक्स स्क्र शुड बी इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्र। के से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्र इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट स्क्र ओवर 2। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट ओवर स्क्र रूट 2। अगर हम एक्स नॉट को एम्पलीट्यूड को a के इक्वल लें तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a ओवर स्क्र रूट 2। सो दिस विल बी द आंसर, a ओवर स्क्र रूट 2, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। Next is displacement of a body in SHM is equal to amplitude when a body is at। displacement amplitude के equal कब होती है? देखिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल तब होती है जब बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है। दिस पोजीशन इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। जब बॉडी यहां पर होती है तो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर हो चुका होता है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। फॉर अ सिंपल पेंडुलम द रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉज्ड बाय। सिंपल पेंडुलम के लिए जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला हमने देखा था दैट वाज mg sin थीटा, एंड mg इज द वेट which depends on gravity. The distance covered by a body in one complete vibration is 20 centimeter. What is the amplitude of a body? ये total distance है, total distance is 20, और हमने find करना है amplitude. Amplitude equal होता है total distance divided by 4. तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा f 5 सेंटीमीटर। द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन। जब पीरियड जो है डबल किस टाइम होगा? टाइम पीरियड का वैसे फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अगर हम लेंथ को 4 टाइम्स कर दें तो 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 2। इस 2 को हम शुरू में कॉमन ला सकते हैं, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, और इस तरह हम कह सकते हैं कि जो न्यू टाइम पीरियड है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड का 2 टाइम्स हो जाएगा। सो इट्स आंसर इज व्हेन लेंथ इज 4 टाइम्स। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द कॉज ऑफ डैम्पिंग इज। डैम्पिंग का जो कॉज है वो क्या होता है? दैट इज ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, या इसे हम कह सकते हैं कि डैम्पिंग मीन्स दैट ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन या रिडक्शन हो रही होता है, ऑसिलेशन के अंदर जो रिडक्शन हो रही होती है वो किस वजह से होती है? और वो एयर की रेजिस्टेंस की वजह से होती है, क्योंकि वो मुसलसल मोशन को अपोज कर रही होती है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज कांस्टेंट लेंथ एट अर्थ सरफेस इज टी, इट्स पीरियड इनसाइड द माइनस। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, बिलो द अर्थ जाते हैं, अर्थ सरफेस, तो उससे ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है। ग्रेविटी डिक्रीज होने का मतलब है जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, और जी की वैल्यू डिक्रीज होने से टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। सिंस टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी, तो जी की वैल्यू डिक्रीज होने से टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो इट्स आंसर इज ग्रेटर देन टी। फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन द एम्पलीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर है इफ द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी is half of total energy, then the distance of particle from its mean position is। यहाँ पे कंडीशन ये दी हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वी नो दैट इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी जो है ये इक्वल होती है, ये टोटल एनर्जी इक्वल होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, वेयर एक्स नॉट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
तो अगर हम इस कंडीशन के मुताबिक यूज करें 1/2 से कैंसिल, k से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि डिस्टेंस किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम x का अगर स्क्वायर रूट लें तो इक्वल हो जाएगा x नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, या इसको हम लिख सकते हैं 0.707 इंटू x नॉट। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो गिवन है 6, तो हम 0.707 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 4.24 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन फॉर आंसर इज बी ऑप्शन। Next is the kinetic energy of a body executing simple harmonic motion is 16 joule at its mean position. If the mass is 0.32 kg, then what is the maximum velocity? Kinetic energy की जगह पुट कर देंगे 16, mass की जगह है 0.32 और velocity स्केयर वैसे आ जाएगा। जो वैल्यू इस साइड पे डिवाइड हो रही है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, तो बनेगा 32 ओवर 0.32। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 और 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए तो ये आंसर आ जाएगा 10। सो द वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज द potential energy of a particle at a distance x from equilibrium position is। पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए x डिस्टेंस पर, इसका फार्मूला होता है इट इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। Two equations of two simple harmonic motion are y is equal to a sin omega t minus alpha and y is equal to a cos omega t minus alpha. The phase difference between two is, again देखें ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है a sin omega t minus alpha और दूसरी है b cos omega t minus alpha। तो इसको अगर हम चेंज करें, साइन को दोबारा से, कॉज को हम दोबारा से साइन में चेंज करें तो हम साइन में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट लेंगे। इट मींस y डैश को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू इन सेम वे, इस तरह से। अब हम इस इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 है और 2 में अगर डिफरेंस देखें तो जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, या जिसे हम कह सकते हैं 90 डिग्री का। सो द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। A simple harmonic oscillator has a period of time period given है 0.01 second and an amplitude is, this amplitude is given 0.2 meter. The magnitude of velocity will be, instantaneous velocity का जो फार्मूला है ये होता है x नॉट ओमेगा। हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 इंटू पॉइंट ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई f के, और हमें f नहीं दिया हुआ तो इसे हम 2 पाई बाय t कर देंगे, तो बन जाएगा 0.2 इंटू 2 इंटू पाई ओवर टी की जगह आ जाएगा 0.01। अगर हम इस पॉइंट को खत्म करें तो ये बन जाएगा 100 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 40 पाई। ठीक है, सो द आंसर इज 40 पाई। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एम्पलीट्यूड एंड अ टाइम पीरियड। द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी, अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है x ओमेगा और मैक्सिमम वेलोसिटी x नॉट ओमेगा, वेयर x नॉट इज द एम्पलीट्यूड। अगेन यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड के लिए अगर हम a पुट कर दें, क्योंकि एम्पलीट्यूड उसने कहा है a से डिनोट करना है और ओमेगा होता है 2 पाई f के इक्वल, f इक्वल होता है 1/t के, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2 पाई a ओवर t। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 2 पाई a ओवर t। The maximum velocity and maximum acceleration of a body moving in a simple harmonic motion are, maximum velocity this is v naught at maximum acceleration 4 meter per second square। अब इसमें पूछा ये हुआ है कि आप बताएं कि एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होगी। हमने अभी पढ़ा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इसका फार्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, जबकि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला होता है x नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी, दैट इज x नॉट, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा vm ओवर am इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, या अगर हम ओमेगा फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों साइड्स को इन्वर्ट कर देंगे, बन जाएगा am ओवर vm। am है 4, vm है 2, 4/2 it is equal to 2 radian per second. So this will be the angular velocity, 2 radian per second.
Particle executing simple harmonic motion along a straight line with amplitude A. The potential energy is maximum when. Potential energy maximum कब होगी? Potential energy हमें पता है maximum उस वक्त होती है जब बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एम्पलीट्यूड वही होता है। तो अगर हम दोनों साइड से देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर या तो एम्पलीट्यूड प्लस ए होगा या माइनस ए होगा। सो द आंसर इज प्लस एंड माइनस ए। इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर क्या होता है? मीन पोजीशन के ऊपर स्पीड स्पीड मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। बट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो मीन पोजीशन पर, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के। अगर एक वैल्यू मैक्सिमम हो तो दूसरी जीरो हो जाती है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। सो एट मीन पोजीशन हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? कौन सा जो है इसमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन है? पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, नो। अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट एक्सिस, नो। Ball bouncing between two vertical walls, no. Wave moving through a string fixed at both ends, yes this is a simple harmonic motion। उसकी पहचान ही होती है कि इसके अंदर बॉडी जो है वो अपनी ही मोशन को बार बार अपने ही पैटर्न को रिपीट कर रही होती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो अगर हम स्ट्रिंग को दो फिक्स एंड्स पर फिक्स कर दें तो स्ट्रिंग इस तरह से अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड जो है बार बार क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। सो इस केस में एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और टू एंड फ्रो मोशन होगी। सो दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नेक्स्ट इज अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना है हाफ एम्पलीट्यूड के लिए तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला है सबसे पहले वो यूज होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। अब एम्पलीट्यूड जो है वो गिवन है कंडीशन के मुताबिक a, और यहाँ पे ये कहा हुआ है कि हमने बताना है कि अगर हाफ एम्पलीट्यूड तक ट्रेवल करने के लिए जो है वो कितना होगा, यानी x जो है वो गिवन है हाफ एम्पलीट्यूड विच इज a/2। ये कंडीशन हम पुट कर देंगे, a/2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एफ टी की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह, और टी वैसे आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन को अगर हम इस तरफ ले हैं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो साइन इनवर्स 1/2 ये इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। पाई पाई से यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 को अगर हम 6 के साथ सॉल्व करें, टी को हम इसको टी को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज को उधर ले जाते हैं, टी ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 2, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा t/12। सो द आंसर इज इंस्टेंटेनियस टाइम विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ द टाइम पीरियड। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो यहाँ तक आपको इस चैप्टर के ऑसिलेशंस के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, विच आर वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली वी रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको फर्दर क्वालिटी लेक्चर्स के हवाले से जो है वो अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच, वी विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।